हाय फोक्स, लेट्स लेवल अप। सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लेट्स मीट। तो इस सीरीज में हम अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलेंगे जो कि डिफरेंट आईटी बैकग्राउंड से होंगे। तो उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर होगा, आप भी उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये लेट्स मीट प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे आर्यन। तो आर्यन डेटाबेस इंजीनियर हैं। तो आज हम इनसे काफी सारी बातें करेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। वो बातें डीबी से भी रिलेटेड होंगी और आईटी से भी रिलेटेड होंगी। तो चलिए अभी आर्यन से बातें करते हैं। तो हेलो आर्यन। हेलो। तो आज हम आर्यन से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और इनका एक्सपीरियंस जानते हैं और यहाँ पे नॉलेज गेन करके लेवल अप होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आर्यन, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आर्यन शर्मा है और मैं गया बिहार से हूँ। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय औरंगाबाद से हुई। औरंगाबाद से। और मैंने कॉलेज दुर्गापुर से किया था। और आपकी ब्रांच क्या थी कॉलेज में? मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अरे वाह, सेम पिंच। मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी। तो वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से या मैकेनिकल से, सिविल से, उन ब्रांच से होके आप आईटी में एंटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हैं। तो आपको जो कोडिंग ये सब चीजें सीखनी होती है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर। आपके मतलब फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट भी होते हैं। तो अगर आपको वो सब चीजें आपने सीखी है तो आप आईटी फील्ड में मूव ऑन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह पे आप ध्यान दें अगर आपको आईटी में ही आना है, अपने आप करियर को डिसाइड कर लें स्टार्टिंग में ही। तो आपने आईटी में कैसे क्या एंटर किया? मेरी जॉब ऑफ कैंपस हुई थी विप्रो में। ऑफ कैंपस? भाई फिर तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है आर्यन। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली अच्छे से मतलब अपना नॉलेज बिल्ड किया था। आपने उस टाइम क्या कुछ सीखा था? सेल्फ स्टडी की थी मैंने। जावा सीखा था, जावा और सी प्लस प्लस सीखा था। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ये चीज सीखी थी। और बाकी जो आप कॉलेज में प्रोजेक्टिव वगैरह करते हो तो वो सब चीजें आपको सही करनी होती है। आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? कॉलेज में टीसीएस आती थी, इन्फोसिस आती है, बॉश आई थी और भी दो चार कंपनी और भी आई थी। फिर तो भैया अच्छी खासी कंपनी आई थी। तो आपने उनमें ट्राई नहीं किया? नहीं, एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। पर इन्होंने बाद में कितनी ज्यादा मेहनत करके ऑफ कैंपस यहाँ पे प्लेसमेंट हासिल की। तो आप अपनी सेल्फ लर्निंग पे भी काफी ज्यादा ध्यान दे सकते हो। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कितनी क्या मुश्किल रहती है? बहुत मुश्किल थी क्योंकि जब मैं गया था तो वहाँ पे करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी कैंडिडेट्स की। भाई ऐसा लग रहा है कि ये प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे तो प्रसाद वगैरह बट रहा है। ये कब की बात है? मतलब 2015 की बात है। 3-4 राउंड हुए थे ऑफ कैंपस। कि अगर कोई करना चाहे तो अगर स्किल सेट वगैरह है तो आराम से हो सकता है। अगर आपने सही से पढ़ाई की है और आपको ऑब्वियसली उस टाइम आपको रहता है कि मुझे जॉब लेना ही है किसी भी वजह से, क्योंकि आपने 4 साल ऑलरेडी सही बात है कॉलेज में कर लिए हैं तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो भाई ये सब टिप्स भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आर्यन, आपने अपने करियर की मतलब स्टार्टिंग कब की थी और कौन सी प्रोफाइल में की थी और करंटली अभी क्या स्टेटस है? मेरा जो आईटी करियर है वो 2015 में स्टार्ट हुआ। 15 में? तो अभी अप्रॉक्सीमेट 8 इयर्स होने वाले हैं। मेरा कैरियर ओरेकल डेटाबेस में ही शुरू हुआ था उस टाइम से। और अभी बहुत सारे मतलब क्लाउड डेटाबेसेस आ चुके हैं, बहुत सारे मल्टीपल डीबी फ्लेवर्स आ चुके हैं। अभी तो काफी ज्यादा है। हाँ, तो पोस्टग्रेस, माइस्क्ल, रेडशिफ्ट, तो अभी तो मैं इन सभी डेटाबेसेस पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी कैरलॉन ग्लोबल सॉल्यूशंस में काम कर रहा हूँ और इट्स डेटाबेस प्रोफाइल ओनली। तो आर्यन, आपकी सबसे पहली कंपनी कौन सी थी और अगर आप बता पाए तो सबसे पहली सैलरी कितनी थी? मेरी सबसे पहली कंपनी विप्रो थी और एज ए फ्रेशर मेरी पहली सैलरी उस टाइम 27 to 28। अगर उस टाइम की सैलरी की बात करें और करंट सैलरी की बात करें तो आपको क्या आइडिया था कि आप कभी उस लेवल पे पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो मैं मेरा खुद का बताऊं तो मेरे को भी वही था कि अगर मेरी सैलरी कभी 50,000 के अराउंड पहुंच गई तो मैं वहाँ पे एक ही कंपनी में स्टे करूंगा, मैं कभी उस कंपनी को छोड़ूंगा नहीं। और धीरे धीरे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है तो भाई उस केस में ये दिल मांगे मोर। पैसा ही पैसा होगा। तो आपका दिल करेगा कि मुझे और ज्यादा पैकेज मिले। ये बात बिल्कुल सही है आईटी सिंह जी की। आईटी सिंह जी, वाह। तो आर्यन, जब आप मतलब अपनी पहली कंपनी में गए तो आपकी लोकेशन वगैरह क्या थी? मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी वो पुणे में हुई थी और उसके बाद जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था वो मुंबई में मिला था। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चेंज हुए इंटरनली तो मैं फिर हैदराबाद मूव हुआ था।
और उसके बाद फिर गुड़गांव। तो मुंबई में रहना आपके लिए कैसा क्या था? अगर कोई फ्रेशर है वो 25 से 30 हजार सैलरी पे मुंबई जाता है तो उसके लिए सरवाइव करना कितना क्या आसान है और कितना क्या मुश्किल है? देखो, आप सरवाइव तो कहीं भी कर सकते हो। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि सारे प्लेसेस में कोई ना कोई ऐसे प्लेसेस होती है जहाँ पे आप सरवाइव कर सकते हो, जो भी आपकी सैलरी है। लेकिन वही है, बहुत ही कॉस्टली सिटी है और बहुत ही क्राउडेड सिटी है। तो भाई जैसे बेंगलोर में और गुड़गांव में यहाँ पे ट्रैफिक में लोग परेशान रहते हैं ना, वहाँ लोग लोकल ट्रेन में परेशान रहते हैं। तो लोकल ट्रेन में आपको क्या लगता है, सीट वगैरह मिल जाती हैं? नहीं, आप चढ़ जाओगे वही काफी है। और आपको कौन सी लोकेशन सबसे अच्छी लगी? मैंने अभी तक 4 लोकेशंस पे काम किया है, पुणे, हैदराबाद, मुंबई और गुड़गांव। इन सब में मुझे हैदराबाद सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और वेदर ये सब बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी हैं अगर आप स्विच करना चाहते हो तो। आईटी कंपनीज में ज्यादा है वहाँ पे भी। हाँ, और हैदराबाद की एक चीज और है, वहाँ पे जो ट्यूशंस है वो बहुत ही सस्ते हैं। मतलब मैंने अपने दोस्तों को 300 रुपए में पाइथन सीखते हुए देखा है। 300 रुपए में? भाई 300 में एक बर्गर आता है यहाँ पे। तो भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि एजुकेशन ज्यादा कॉस्टली ना ही हो तो ही अच्छा है। तो अभी बढ़ते हैं थोड़े डेटाबेसेस के क्वेश्चंस पे। तो आर्यन, आपको क्या लगता है कि डेटाबेस की किसी एप्लीकेशन के लिए कितनी क्या वैल्यू है? डेटाबेस तो हमेशा एज कोर होता है एप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन तो होता है जो एंड यूजर्स के लिए होता है, ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन जो भी डेटा वो लोग फीड कर रहे हैं वो सारे अल्टीमेटली डेटाबेस में स्टोर होते हैं। तो यू कैन से दैट इट्स अ कोर ऑफ द एप्लीकेशन। तो अगर वो कोर है तो उसको संभालने के लिए भी काफी ज्यादा टीम चाहिए। तो उन टीम्स के बारे में अभी आर्यन आपको बताएंगे। तो आर्यन, यहाँ पे डीबी में क्या क्या रोल रहते हैं? डेटाबेसेस में मोस्टली 3 तरह की टीम होती है, एज पर माय एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, और इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो डेटाबेस ऑपरेशन, डेटाबेस इंजीनियरिंग टीम एंड डेटाबेस प्रोडक्ट टीम। तो ऑपरेशंस टीम जो होती है वो डेटाबेस को सपोर्ट करती है। उनकी शिफ्ट होती है 24/7। कुछ भी इश्यूज है, लाइव जो डेटाबेसेस हैं, ब्रॉड डेटाबेसेस हैं, तो उनको वो सपोर्ट करती है। इंजीनियरिंग टीम जो होती है, तो अभी आपको पता ही है कि बहुत सारे जो डेटाबेसेस हैं वो सारे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं। अभी क्लाउड भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो ऐसे क्लाउड डेटाबेसेस ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो। तो डेटाबेस इंजीनियरिंग टीम मोस्टली यही काम करती है, माइग्रेशन उनका काम रहता है। तो वो ऑन प्रेम से क्लाउड पे मूव करते हैं डेटाबेसेस को। डेटाबेस प्रोडक्ट टीम जो होती है, तो मैंने जब मैं विप्रो में था तो वहाँ पे एक डेटाबेस प्रोडक्ट टीम भी थी। वो इंटरनली एक टूल डेवलप किया था उन्होंने, और जो ऑपरेशन टीम थे वो उनके लिए था टूल। वो उनको कंसोल का एक्सेस नहीं था डायरेक्टली। वो एज ए टूल यूज करके ही जो भी कंसोल से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सपोज रिस्टोरिंग द डेटाबेस एंड चेंजिंग पैरामीटर्स एंड आल्सो वो वही टूल यूज करके वो सब परफॉर्म करते हैं। तो वैसे आर्यन, डीबी के कितने क्या फ्लेवर्स हैं, कितने क्या डीबी इंजन्स हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। डेटाबेस में अभी करंट मार्केट में बहुत ही सारे इंजन्स हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जैसे ओरेकल, पोस्टग्रेस, माईसीक्वल, मारियाडीबी। अगर आप AWS में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अरोरा पोस्टग्रेस, अरोरा माईसीक्वल। तो ये सारे रिलेशनल डेटाबेसेस फ्लेवर्स हैं। नो सीक्वल डेटाबेसेस भी हैं, तो जैसे MongoDB। अगर AWS में है तो DocumentDB। तो ये सारे फ्लेवर्स हैं डेटाबेस में। तो काफी ज्यादा वास्ट है, मतलब ये वास्ट है और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अगर कोई एम्प्लॉई यहाँ पे डेटाबेस में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए? आपको एटलीस्ट 2 या 3 डेटाबेस सीखना पड़ेगा। जो इंटरनल जो उसका आर्किटेक्चर है वो आप सीखिए पहले, और कैसे काम होता है, क्या इश्यूज आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही डीप नॉलेज करना है तीनों डेटाबेसेस में। अगर आपका मीडियम लेवल का भी नॉलेज है 3 डेटाबेसेस में, तो आपका चांस बहुत ही अच्छा है कि आपका करियर, जो फ्यूचर करियर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और इसमें मतलब फ्रेशर लेवल पे कितनी क्या ओपनिंग निकलती है? कोई निकलती है फ्रेशर लेवल पे या नहीं? वैसा तो ओपनिंग फ्रेशर लेवल पे मैंने नहीं देखा। हाँ, ज्यादातर नहीं निकलती फ्रेशर लेवल, क्योंकि डेटाबेसेस में एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तभी आपको उस पर्टिकुलर ब्रॉड डेटाबेस पे काम करने के लिए मिलेगा। अदरवाइज इट्स वेरी क्रिटिकल वन। थोड़ा सा भी अगर आपने गलती से कुछ उड़ा दिया तो आप ही उठ जाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आर्यन, डेटाबेस में मतलब कोडिंग या फिर स्क्रिप्टिंग, उसकी कितनी क्या वैल्यू है, उसकी कितनी क्या नीड है?
अगर आप डेटाबेसेस का आर्किटेक्चर ये सब अच्छे से आपको पता है तो आपको मतलब नीड तो नहीं, आप ऐसे भी रह सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो इट विल गिव यू एन एज। आप चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। सपोज यूजर क्रिएशन होते हैं डेटाबेसेस में, आपने उसको ऑटोमेट कर दिया तो आप बहुत सारे टिकट काम कम कर सकते हो। भाई आपका टाइम जो कंजप्शन था वो काफी कम हो जाएगा। इंटरनली अच्छे हाइक चाहिए तो ये सब चीजें आपको बहुत बेनिफिट कर देंगी। भाई रियलिटी शो नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और काम चल जाएगा। यहाँ पे नॉलेज है भाई, अगर नॉलेज दिखाओगे तो आपको हाइक काफी अच्छा मिलेगा। और क्या क्या बनाया आपने? फेमस लाल किला देखा? लाल किला? व्हाट नॉनसेंस। लाल किला तूने बनाया तो कुतुब मीनार मैंने बनाया। बोल बोल। अरे आप तो सूली पे चढ़ाते जा रहे भैया। लाल किला मैंने नहीं बनाया। लाल किला छाप, अंडरवेयर और बनियान। तो आर्यन, अगर कोई फ्रेशर है या फिर कोई मतलब न्यू कमर है जो जिसने न्यूली कंपनी वगैरह ज्वाइन किया जो डेटाबेस में है, तो उसके लिए कोई टिप्स वगैरह? मैं अभी के हिसाब से तो यही बोलूंगा कि अभी जो है वो डेवऑप्स डीबीए का जमाना आ डेवऑप्स चुका डीबीए। हाँ। डेवऑप्स ने तो भाई वैसे पूरी दुनिया पे पकड़ बनाई रखी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो अभी आर्यन ने यहाँ पे डेवऑप्स डीबीए का बताएंगे थोड़ा। तो डेवऑप्स डीबीए मतलब आपको डेटाबेस आना चाहिए, आपको टेराफॉर्म लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है क्लाउड में, और फिर आपको जेंकिन्स, CI/CD पाइपलाइन ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो फिर ये आपकी बहुत ही अच्छी प्रोफाइल हो जाती है। तो आर्यन, अगर किसी को मतलब अच्छा पैकेज चाहिए, किसी को मान लो स्विच करना है या फिर किसी को अच्छी प्रोफाइल बनानी है, तो उस केस में आप क्या कुछ सजेस्ट करोगे? उसके लिए देखिए जो भी है ऑर्गेनाइजेशन वो सारे क्लाउड पे मोस्टली मूव हो चुके हैं। हाँ। जो भी हम लोग रिसोर्स क्रिएट करते हैं क्लाउड में, तो हम लोग अभी मैनुअली ये चीजें नहीं होती है अभी। ऑर्गेनाइजेशन सब अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली टेराफॉर्म यूज होता है। तो आपको अगर टेराफॉर्म का अच्छा नॉलेज है तो इट विल बी ए बूस्ट। मल्टीपल डेटाबेस फ्लेवर्स आना चाहिए काम कर, मतलब ये ऐसा नहीं कि बस ओरेकल आता है, अभी वैसे डिमांड नहीं है। तो आर्यन, ये तो थी डेटाबेस से रिलेटेड नॉलेज या स्किल्स की बात। तो अभी बात करते हैं ऐसी चीजों की जो लोग काफी ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो डेटाबेस अगर इंजीनियर की बात की जाए तो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले डेटाबेस इंजीनियर की सैलरी पैकेज रेंज क्या कुछ रहेगी अगर वो स्विच वगैरह करते हैं उस केस में? देखिए मिनिमम तो 15 to 16 लाख होना ही चाहिए 15 to 16 अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे 40 लाख भी होते हैं। 40 लाख भाई, और क्या ही चाहिए। इतना तो आप बैंक लूटोगे ना तब भी नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आप किस कंपनी से स्विच कर रहे हो। वो तो आप किस कंपनी से स्विच करे, आपने कितने स्विच किए हैं और आपकी स्किल सेट किस लेवल की है, वो भी काफी ज्यादा। कैसी है रिक्वायरमेंट क्या है? अगर बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो लोग आपको आप जितना भी बोलोगे उतना पैकेज दे देंगे। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा मैटर करती। तो आर्यन ने बताया अराउंड 5 या 4 से 5 साल एक्सपीरियंस पे 15 से 16 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आर्यन, जैसे डीबीए इंजीनियर की बात की जाए तो उसमें जो शिफ्ट होती हैं वो फिक्स रहती हैं या फिर रोटेशनल रहती हैं? नहीं, अगर आप ऑपरेशन टीम में हो तो ऑब्वियसली आपकी शिफ्ट रहेगी, क्योंकि जो सपोर्ट मॉडल होता है वो 24/7 का होता है। आपने मतलब कौन कौन सी शिफ्ट की है? इनिशियली मैं तो ऑपरेशन टीम में ही था, तो मैंने उसमें मैं शिफ्ट में काम करता था शुरू में, लेकिन उसके बाद मैं एज ए डेटाबेस इंजीनियर उसके बाद मैंने काम किया तो उसमें शिफ्ट नहीं थी मेरी। तो आपने नाइट शिफ्ट वगैरह भी की है? हाँ, की है मैंने नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट में वैसे मतलब कितनी क्या मुश्किल क्या रही आपके लिए, कैसा क्या रहा? मतलब रहता है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, आपको पूरी रात जागना पड़ता है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, कुछ काम है आपको करना है तो ऑब्वियसली आप उस पर फोकस करते हो। कभी ऐसा भी हुआ कि भाई काम चल रहा और आप घोड़े बेच के सो गए हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आर्यन भाई वैसे काफी ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन है, ये भाई वर्कोहोलिक टाइप के पर्सन है, तो ये काम को काफी ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं और जो कि इनकी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। तो आर्यन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका भाई मेरा तो भाई काफी ज्यादा ड्रीम है, शायद जो भी बंदा आईटी में एंटर करता है उसका ड्रीम वो होता ही होता है, तो क्या डेटाबेस में यहाँ पे ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज हैं? हाँ बिल्कुल है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज। अरे इतना आसान जवाब भाई, मेरे को तो यहाँ 5.5 साल एक्सपीरियंस हो गया अब तक नहीं मिली। लेकिन देखिए ये आपके लक पे डिपेंड करता है। लक तो है ही बेकार अपना, ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, तो है। बट अपॉर्चुनिटीज है, मैंने देखा है, मेरे कलीग्स जा चुके हैं। क्या आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है? मिली थी जब मैं अपने फर्स्ट कंपनी में था, 5 साल मैंने वहाँ कंप्लीट किए थे, तो यूएस की अपॉर्चुनिटीज मिली थी। फिर क्या कुछ इश्यू रह गया? बट यूएस में आपको पता ही होगा कि लॉटरी सिस्टम होता है, मेरा नाम ही सिलेक्ट नहीं हुआ लॉटरी। कोई नहीं भाई, ऑन साइड नहीं गया तो क्या होगा, दिखने में तो फॉरेनर ही लगता है। ये डेविड बेकहम से कम है क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? तो आर्यन, आपने अब तक कौन कौन सी कंपनी में काम किया और अब तक कितनी कंपनीज में काम किया?
टोटल मैंने अभी तक 4 कंपनीज में काम किया है। और पहली कंपनी जो थी वो विप्रो थी, तो विप्रो मैंने वहाँ पे 5 साल कंप्लीट किया। 5 साल, बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद एक्सेंचर थी, वहाँ पे 1 साल किया। और उसके बाद फिर एडवांस ऑटो पार्ट्स, ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ भी अप्रोक्सीमेट 2 इयर्स किया 2 इयर्स किया था। और रिसेंटली अभी कैरलॉन ग्लोबल सॉल्यूशंस में। तो आपका कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा है? और सबसे अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा एक्सेंचर में था, क्योंकि गेनिंग नॉलेज वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था। मुझे वहीं एक्सपोजर मिला और सारे डीबी फ्लेवर्स का। जो अभी करंट कंपनी है वहाँ का भी इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सीखने के लिए एक्चुअली एक्सेंचर से भी ज़्यादा चीज़ें हैं, डेटाबेस फ्लेवर्स हैं जो आप सीख सकते हो। एडिशनली यहाँ पे टेराफॉर्म वगैरह भी है, तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में मेरी नॉलेज और भी बहुत अच्छा मैं सीख सकता हूँ यहाँ। तो भाई आर्यन को अभी देखो, आप इतनी नॉलेज है, फिर भी नॉलेज का काफी ज्यादा स्कोप है। तो नॉलेज तो ऐसी चीज है कि आप जितना गेन करना चाहो उतनी गेन कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आर्यन, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं और मैं खुद भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ। तो पहली चीज, क्या आप मैरिड हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ। तो आपके हिसाब से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी एज में मतलब शादी वगैरह कर लेनी चाहिए? शादी तो मुझे लगता है कि 27-28 इज द मैक्स लिमिट। भाई फिर तो मैं बुढ़ा हो गया। नहीं, आपको 27-28 तक कर लेनी चाहिए शादी, क्योंकि शादी के बाद लाइफ चेंज होता है और न्यू चैलेंजेस आते हैं जो कि आप जितनी जल्दी उसको फेस करो तो बेटर है। नहीं, वैसे भाई मैं भी यही कहूंगा कि भाई हर चीज टाइम से हो जाए तो ही अच्छा रहता है। तो आर्यन, जो भी फ्रेशर वगैरह मतलब आईटी में एंटर होना चाहते हैं या जो एंटर हो चुके हैं, अभी उनकी स्टार्टिंग है, तो उनके लिए कुछ 3 मैजिकल टिप्स। फ्रेशर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको अपने स्किल बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। फ्रेशर अगर इस पे स्टार्टिंग से ही ध्यान दोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आपको अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज की कॉल आए और आप स्विच कर पाओ। तो भाई लिंक्डइन की प्रोफाइल वगैरह आप कॉलेज टाइम से ही बना लेना, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर इस पे आपको लिंक्डइन वाले टॉपिक पे आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको वॉच कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा फ्रेशर्स को कि एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी कम होती है, लेकिन फिर भी आप सेविंग्स पे ध्यान दो। ये तो भाई मिस्टेक मैंने तो स्टार्टिंग में बहुत की थी, मैं सेविंग नहीं करता था। तो ये आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करेगा। चाहे आप 1000 रुपए से स्टार्ट करो पर आप सेविंग जरूर करो। तो भाई आर्यन ने आज अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और आर्यन आज के हमारे पहले गेस्ट थे, तो आर्यन का भाई दिल से शुक्रिया। तो आर्यन, आपको यहाँ पे हमारे से बात करके, हमारे फोक्स से बात करके कैसा क्या लगा? अरे भाई, आरटी सिंह की तो बात ही अलग है। आपको मतलब इंटरव्यू टाइप तो नहीं लगा? मतलब आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? ये बिल्कुल ही फ्रेंडली था और मैंने एंजॉय किया इसको, सो थैंक यू फॉर दैट। तो आर्यन ने हमारे साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया उससे हमारी नॉलेज आज लेवल अप हो गई। तो अगर आपके कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनकी कोशिश करूंगा आर्यन से उनके मैं आंसर ले पाऊं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आज की वीडियो ने भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर ऐड की होगी, क्योंकि भाई मेरी लाइफ में तो आज वैल्यू जरूर ऐड हुई है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए सब्सक्राइब करें।